बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे, आज हम लोगों ने 7 चैप्टर से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस जो है ना वो हम लोगों ने पढ़नी है। उसमें पहली डेफिनेशन जो है ना वो हम लोग कर चुके हैं। कल हम लोगों ने पढ़ी थी इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन, जिसमें हम लोगों ने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है ना उसको डिस्कस किया था। ठीक है, आज जो हम लोग पढ़ने लगे हैं ना, पहली डेफिनेशन वो है इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन की। इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है ना वो क्या चीज़ है? इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन को हम लोग अगर सिंपल वे में बोलें तो हम लोग कहेंगे कि जब एक मोल कंपाउंड, ठीक है, अपने एलिमेंट से बने, उस दौरान जितनी हीट इवॉल्व हो या एब्जॉर्ब हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच नॉट एफ, यानी ये क्या है? एफ। तो जो किसको शो करता है कि ये क्या है? इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, तो बेटे स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन की जो डेफिनेशन बताई उन्होंने उन्होंने कहा स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व व्हेन वन मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट। यानी एक मोल कंपाउंड बने अपने एलिमेंट से, उस दौरान जितनी हीट निकलती है या जितनी हीट एब्जॉर्ब होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच नॉट एफ से। और दूसरी चीज़ जो कल भी मैंने आप लोगों को बताई थी कि जितने भी सब्सटेंसेस इन्वॉल्व होते हैं केमिकल रिएक्शन में, उनको उनके स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट्स जो है ना उसमें रिप्रेजेंट करना है आपने। ठीक है, यानी ऑल द एलिमेंट्स इन्वॉल्व दे मस्ट बी इन देयर स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट। ठीक है, अगर कोई सॉलिड फॉर्म में है, जैसे मैग्नीशियम मेटल है, तो वो सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, इसकी स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट क्या है? सॉलिड। तो आप लोगों ने मैग्नीशियम को सॉलिड फॉर्म में लेना है, और ऑक्सीजन जो है ना वो गैसेस फॉर्म में होती है, तो आप लोगों ने इसको गैसेस फॉर्म में लेना है। ठीक है, और इनसे जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो सॉलिड फॉर्म में होगा। तो इस दौरान जितनी हीट इवॉल्व हुई है वो कितनी है? -692 किलो जूल पर मोल। तो इस हीट को हम लोग कहते हैं इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। और दूसरी चीज़ ये कि इस दौरान जो आप लोगों ने कंडीशंस रखनी है वो भी स्टैंडर्ड कंडीशंस रखनी है। और वो स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या हैं? 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, यानी कि 298 केल्विन। और प्रेशर जो है वो कितना रखना है आप लोगों ने? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जो यूनिट्स हैं इसके, यूनिट्स क्या है? किलो जूल पर मोल। और एग्जाम्पल आप लोगों के सामने पहले भी डिस्कस कर ली है कि एग्जाम्पल है कि मैग्नीशियम इन सॉलिड फॉर्म इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इन द गैसियस फॉर्म, और ये बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड इन द सॉलिड फॉर्म। और हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो कितनी है? -692 किलो जूल पर मोल। इसी तरह से अगर आपके पास कार्बन है, कार्बन जो है वो रिएक्ट करे ऑक्सीजन के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन करे, ठीक है, उस दौरान जितनी हीट निकलती है वो कितनी है? 393.7 किलो जूल पर मोल। ये आप लोगों ने साथ साथ इसकी अमाउंट भी याद करनी है कि कितनी हीट रिलीज हुई है। और इसको ये डेल्टा एच नॉट एफ जो है ना उसको कहेंगे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड की डेल्टा एच नॉट एफ है। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये बच्चे रिएक्शन है जो हम लोगों ने डिस्कस किया है कि कार्बन, कार्बन किस फॉर्म में होगा? सॉलिड फॉर्म में। ये ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ गैसेस ये बनेगा। और इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो कितनी है? -393.7 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट हमारे पास है इंथाल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इंथाल्पी ऑफ एटमाइजेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच नॉट ए टी। ठीक है, अब देखिए आपके पास एक एलिमेंट है, ठीक है, एलिमेंट आपके पास है H2। एलिमेंट हम लोग किसको बोलते हैं बेटे? ये आप लोगों ने मैट्रिक में भी पढ़ा होगा या बेसिक क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है कि एलिमेंट हम लोग कहते हैं कि जब दो सिमिलर एटम्स आपस में मिलें तो उसको कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। और जब दो डिसिमिलर एटम्स आपस में मिलें तो उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो ये आपके पास है एलिमेंट, मैंने लिया H2। H2 जो है ना इसको इस तरह से मैं रिप्रेजेंट कर सकूंगी H और H। ठीक है, H और H से
इसको जो बॉन्ड तोड़ना है हम लोगों ने और इससे एक एटम बनाना है, उस दौरान जितनी हीट अब्जॉर्ब होगी, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन। ठीक है, तो इन्होंने इस तरह से डिफाइन किया कि द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन ऑफ एन एलिमेंट is defined as the amount of heat absorbed when 1 mole of gaseous atom, ये आपके पास 1 मोल gaseous atom का बना, ठीक है, are formed 1 mole of gaseous atoms are formed from the elements under standard condition। और standard conditions क्या है बेटे? standard condition वही कि 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और इसके अलावा प्रेशर कितना होगा? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो इट इज़ डिनोटेड बाय डेल्टा एच, इसको डेल्टा एच नॉट ए टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाय डेल्टा एच नॉट ए टी। फॉर एग्जाम्पल द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन वो है कि H2 का हम लोगों ने एक एटम चूंकि लेना है, तो हम लोग इसका हाफ कर लेंगे, हाफ H2 एंड इट विल फॉर्म H गैस। ठीक है, तो डेल्टा एच नॉट ए टी यानी एटोमाइजेशन वो कितनी है? ये आपके पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो गालबन यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो ये कितनी है? 218 किलो जूल पर मोल। अब बहुत सारी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स हैं जिसके ज़रिए हम लोग इंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन जो है ना उसको डिस्कस कर सकते हैं या उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब इंथैल्पी को किस तरह से मेजर करेंगे ये हम लोग जो है वो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि हम लोग इंथैल्पीज को किस तरह से मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। बच्चे नाम से जाहिर है, न्यूट्रलाइजेशन हम लोग किसको बोलते हैं? कि जब एसिड और बेस आपस में मिले, ठीक है, एसिड और बेस मिलेगा और एक दूसरे को न्यूट्रल करेगा, साल्ट और वाटर की फार्मेशन होगी, तो उसको हम लोग उस दौरान जितनी हीट इवॉल्व होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इंथैल्पी ऑफ फार्मेशन जब हम लोगों ने बात की थी तो हम लोगों ने कहा था हीट इवॉल्व्ड आर अब्जॉर्ब्ड। जब इंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन की बात की तो हम लोगों ने कहा हीट अब्जॉर्ब्ड। जब इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो हम लोग कहेंगे कि जो हीट इवॉल्व्ड। ठीक है, अब देखें, एसिड है आपके पास, एक एग्जांपल है एसिड HCl और दूसरा आपके पास है बेस NaOH। एसिड रिलीज करेगा H+, बेस रिलीज करेगा OH नेगेटिव। ये दोनों आपस में मिलेंगे, दोनों आपस में मिलके जो है ना वो वाटर की फार्मेशन करेंगे। ठीक है, तो इस दौरान जितनी हीट निकलेगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, अब स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का क्या मतलब है? कि अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन फ्रॉम एसिड, यानी हाइड्रोजन से एसिड से हाइड्रोजन आयन बने 1 मोल। ठीक है, रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन फ्रॉम बेस, बेस से जो है वो हाइड्रोक्सिल आयन 1 मोल बने एंड दे रिएक्ट्स विद ईच अदर। ठीक है, मतलब ये इन्होंने बोला कि 1 मोल H+ फ्रॉम एसिड रिएक्ट विद 1 मोल हाइड्रोक्साइड आयन फ्रॉम बेस एंड दे फॉर्म 1 मोल ऑफ वाटर, और वो 1 मोल वाटर की फॉर्मेशन करें। ठीक है, तो उस दौरान जो इंथैल्पी निकलती है या हीट इवॉल्व होती है वो कितनी होती है? -57.4 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब एग्जाम्पल उन्होंने क्या दी? उन्होंने कहा कि इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, यानी ये HCl और ये NaOH ये आपस में मिल रहे हैं और -57.4 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हो रही है। अब बेटे याद रखना कि जब भी कोई स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा, ठीक है, यानी नोट दैट स्ट्रॉन्ग एसिड HCl एंड स्ट्रॉन्ग बेस NaOH आयोनाइज कंप्लीटली इन डाइल्यूट सोल्यूशन एज फॉलो, यानी वो मुकम्मल तौर पे आयोनाइज हो जाते हैं और उनमें से जो H+ है और OH नेगेटिव है ये आपस में मिल के वाटर की फार्मेशन करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये दोनों जो है वो आयोनाइज हो गए, HCl भी आयोनाइज हो गया, NaOH भी आयोनाइज हो गया। दोनों को मिक्स कर दो। जब दोनों को मिक्स करेंगे यानी कि HCl और NaOH के सॉल्यूशंस को मिक्स करेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस होगा। ठीक है, होगा क्या कि सिर्फ H+ और OH नेगेटिव जो है
वो आपस में मिलेंगे, H+ और OH नेगेटिव आपस में मिलके वाटर की फॉर्मेशन करेंगे। Na+ और Cl नेगेटिव उसी तरह से सोल्यूशन में रहेगा, ठीक है, यानी आयोनाइज्ड फॉर्म में। उन्होंने क्या बोला कि व्हेन दीज सॉल्यूशन आर मिक्स टुगेदर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, द ओनली चेंज दैट एक्चुअली अकर इज द फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल लीविंग द सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन फ्री इन द सॉल्यूशन, यानी सोडियम आयन और Cl नेगेटिव आयन ये आयोनाइज्ड फॉर्म में रहेंगे सॉल्यूशन में, ठीक है। वैसे भी जब आपको पता है कि जब भी हम लोग नमक जो है वो पानी में डालते हैं, नमक को पानी में डालेंगे तो वो उसके आयन्स जो है ना वो आयोनाइज हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि सोडियम आयन और क्लोराइड आयन जो है वो फ्री आयन्स की शक्ल में सॉल्यूशन में मौजूद रहेंगे। इसका मतलब है कि इन अदर वर्ड हम ये कह सकते हैं कि इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो है ये एक मेजरमेंट है एक मोल लिक्विड वाटर की फॉर्मेशन की, कि उस दौरान एक मोल लिक्विड वाटर की फॉर्मेशन हो तो उस दौरान कितनी हीट जो है वो इवॉल्व होती है अपने आयोनिक कंपाउंड से जब ये बनता है। मैं इसको रिपीट कर रही हूँ। मैंने बोला कि इन अदर वर्ड हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरह से मेजरमेंट है कि एक मोल वाटर अपने आयन से बने तो कितनी हीट जो है ना वो रिलीज होती है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब लास्ट लाइन जो उन्होंने लिखी है, उन्होंने कहा इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो है वो किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड और किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस की सेम होती है। अब वो क्यों सेम होती है बेटे, इसको ज़रा गौर से सुने। सेम इस वजह से होती है कि कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीटली आयोनाइज होगा। अब देखो कि हमने मेजर करना है एक मोल, अब देखे आप बेटे आप लोग क्या करना है बेसिकली, आपने एक मोल वाटर, ठीक है, इसको आपने ज़रा जहन में रखना है। आपने क्या करना है, पर मोल दिया हुआ ना, इसका मतलब है कि किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक मोल वाटर की फॉर्मेशन अपने आयन से मैयर कर रहे हैं। कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस लोगे, स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो कंप्लीटली आयोनाइज हो गया, उसने एक, उसमें से आपने क्या लेना है, एक मोल H+। स्ट्रॉन्ग बेस है, उसमें से भी आपने क्या लेना है, एक मोल हाइड्रोक्सिल आयन, और उनसे एक मोल वाटर बनाना है। तो जाहिर है जब एक मोल वाटर बनेगा अपने आयन से तो हीट जो है वो सेम ही होगी, और वो कितनी होगी, -57.4 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो है इंथाल्पी ऑफ कंबस्शन। बेटे इंथाल्पी ऑफ कंबस्शन, कंबस्शन का क्या मतलब होता है, जलने का प्रोसेस। और जलने का प्रोसेस जो है वो किसकी मौजूदगी में होता है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में, ठीक है। और डेफिनेटली कंबस्शन का प्रोसेस है तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। इसका मतलब है कि हम लोग क्या कहेंगे कि स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ कंबस्शन क्या है, द अमाउंट ऑफ, यहाँ से इसकी डेफिनेशन शुरू हो गई कि द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है इस वजह से हम लोगों ने क्या करना है कि ये क्या है, इवॉल्व होगी हीट, ठीक है। अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड व्हेन वन मोल ऑफ सब्सटेंस इज कंप्लीटली बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक मोल सब्सटेंस, ठीक है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में कंप्लीटली जल जाए, और उस दौरान जितनी हीट इवॉल्व होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंथाल्पी ऑफ कंबस्शन। ये आपके पास है कार्बन और हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, यानी कि ये क्या है, इथाइल अल्कोहल, ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलेगा और ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरह जितनी हीट निकली वो है -1368 किलो जूल पर मोल, ठीक है। और उसको रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं, डेल्टा H नॉट सी से। डेल्टा H नॉट सी स्टैंड्स फॉर कंबस्शन, ठीक है। और कंडीशंस जो है ना वो स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और प्रेशर कितना है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। ये आपके पास एथेनॉल, हम लोग इथाइल अल्कोहल को एथेनॉल भी बोल सकते हैं। तो एथेनॉल की हीट ऑफ कंबस्शन जो है ना वो दी हुई है, और वो कितनी है, -1368 किलो जूल पर मोल, ठीक हो गया। ये तो थी इंथाल्पी ऑफ कंबस्शन।
अब फाइनल जो डेफिनेशन है लास्ट, वो हम लोग करने लगे हैं इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन। इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच नॉट सॉल्यूशन SOL से। हम लोग क्या कहेंगे कि जब एक मोल सब्सटेंस का पानी में हम लोग डिज़ोल्व करें या हम लोग किसी सॉल्वेंट में हल हल करें, ठीक है, तो क्या होगा कि उस दौरान जितनी हीट इवॉल्व हो और जितनी हीट एब्जॉर्ब हो, या इवॉल्व होगी या एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि कुछ जो सॉल्यूशंस हैं उनकी एक्सोथर्मिक हीट होती है और कुछ जो होते हैं उनकी एंडोथर्मिक होती है, ठीक है। उस दौरान जितनी हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब हो उसको बोलेंगे इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो बेटे स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या है कि द अमाउंट ऑफ हीट absorbed or evolved when 1 mole of substance is dissolved in so much water। एक मोल आपने सब्सटेंस का लेना है और वाटर आपने इतना ऐड करना है कि मज़ीद वाटर या मज़ीद डाइल्यूशन अगर आपका हो करो तो उसके बाद हीट इवॉल्व या अब्जॉर्ब होना बंद हो जाए। मैं रिपीट कर रही हूँ, मैंने बोला कि आप इस तरह करें, एक मोल सब्सटेंस का लें, ठीक है, उसको इतने पानी में हल करें, ठीक है, कि मज़ीद अगर आप उसकी डाइल्यूशन करो या मज़ीद अगर उसमें आप पानी डालो या साल्वेंट डालो तो फर्दर हीट ना इवॉल्व हो ना अब्जॉर्ब हो। तो उस दौरान जितनी टोटल हीट इवॉल्व हुई या अब्जॉर्ब हुई उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो उन्होंने लिखा कि द हीट एब्जॉर्ब्ड आर इवॉल्व व्हेन 1 mole ऑफ सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन सो मच सॉल्वेंट दैट फर्दर डाइल्यूशन रिजल्ट इन नो डिटेक्टेबल हीट चेंज। यानी मज़ीद अगर हम लोग डाइल्यूशन कर लेते हैं या मज़ीद उसमें पानी या सॉल्वेंट ऐड करते हैं तो हीट चेंज ना हो, तो दिस इज़ नोन एज इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसकी एक एग्जांपल हम लोग पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल है बच्चे, इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो है वो अमोनियम क्लोराइड की। अमोनियम क्लोराइड जो है इसकी इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन है 16.2 किलो जूल पर मोल। अब ये जो है ना इसका मतलब है कि ये एंडोथर्मिक है, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में आप एक निशानी आप कह सकते हो कि अगर आपने वैसे हाथ से डिटेक्ट करना है कि कौन सा वाला एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या कौन सा वाला एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो आप इस तरह से करो, आप सपोज कर लो कि ये बीकर है और इसमें आपने अमोनियम क्लोराइड डाला पानी में और ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। जो ही आप बीकर को टच करोगे बीकर जो है वो ठंडा हो जाएगा। तो ये निशानी है कि ये क्या है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, आप इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आपने क्या किया, रिएक्शन कर रहे हो एक्सोथर्मिक, बीकर को जब आप टच करोगे तो ये बीकर जो है ना वो गर्म होगा। तो ये किसकी निशानी है कि ये क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब मैंने क्या बोला कि ये इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो अमोनियम क्लोराइड की है वो कितनी है, 16.2, और उधर से सोडियम कार्बोनेट जो है उसकी इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन कितनी है, -25 किलो जूल पर मोल। पहले केस में यानी कि अमोनियम क्लोराइड में हीट एब्जॉर्ब हो रही है और हीट एब्जॉर्ब कहाँ से हो रही है, सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ, ठीक है। और मैंने बोला कि जब आप टच करते हो बीकर को तो वो ठंडा होता है। और जो दूसरी एग्जांपल है सेकंड केस, उसमें हीट जो है चूंकि राइज करता है टेम्परेचर, हीट इवॉल्व होती है और जब आप टच करते हो बीकर को तो ये शो करता है कि वो बीकर जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। तो इसका मतलब है कि ये कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो बच्चे ये हैं डेफिनेशंस जो आप लोगों ने करनी है। ये डेफिनेशंस जो है ना वो पेपर में आ जाती हैं, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकती हैं और एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकती हैं, ठीक है।